नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं आईएनएच सेहत। आज हम सेहत में एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कि आम होते हुए भी लोगों के लिए कई बार असहजता, शर्मिंदगी और यहाँ तक कि मानसिक तनाव का कारण भी बन जाता है। जी हाँ, ये समस्या है हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस ये क्या है? इसे मेडिकल भाषा में हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं, लेकिन इसे आम भाषा में बात करें तो इसे कहते हैं कि बहुत पसीना आना, अत्यधिक पसीना आना। ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि सिर्फ मौसम या फिर खान पान की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन असल में एक मेडिकल कंडीशन होती है। ये हाइपरहाइड्रोसिस से पीड़ित व्यक्ति को अक्सर अपनी हथेलियों पर, पैरों पर, बगल और चेहरे पर बिना किसी कारण के बहुत ज्यादा पसीना आता है और इसका असर न सिर्फ व्यक्ति की शारीरिक स्वच्छता पर पड़ता है बल्कि सामाजिक और निजी जीवन पर भी असर ये डालता है। हाइपरहाइड्रोसिस क्या है, ये क्यों होता है, इसका इलाज संभव है क्या और इसे नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है, इन सभी सवालों के जवाब हम आज तलाशने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर भरत सिंघानिया जी, जो कि सिंघानिया स्किन क्लिनिक रायपुर से अपना महत्वपूर्ण समय हमारे साथ साझा कर रहे हैं। सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और लंबे वक्त से इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर सिंघानिया, बहुत स्वागत है आपका। और हाइपरहाइड्रोसिस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये आम है बीमारी, लेकिन जितनी आम है क्या उसको नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है? हाइपरहाइड्रोसिस को आपसे समझेंगे। सबसे पहले क्या है ये हाइपरहाइड्रोसिस? जैसे कि आपने बताया कि अत्यधिक पसीने का आना, गर्मी के कारण जो पसीना आता है, ज्यादा गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा पसीना आएगा, इसे हाइपरहाइड्रोसिस नहीं बोलेंगे। हाइपरहाइड्रोसिस में इतना ज्यादा पसीना आता है, खासकर अंडर आर्म्स में, पाम्स में, सोल्स में, इन जगह पे जब बहुत ज्यादा पसीना आता है और उसके कारण आपकी दिनचर्या डिस्टर्ब होने लगती है, इसे हम हाइपरहाइड्रोसिस बोलते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं और उनका समय रहते और डॉक्टर से सलाह लेकर अपन उसका इलाज करते हैं, जिसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जी जी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि इसके कारण क्या होते हैं। जैसे एक तो सामान्य पसीना, गर्मी का मौसम है, आप धूप में हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो एक सामान्य बात है। लेकिन हाइपरहाइड्रोसिस के शिकार हैं, ये ऐसे पता चलता है जैसे अभी आपने कहा कि आपकी हथेलियों में आ रहा है, पैरों के तलवों में आ रहा है, किसी भी समय आ रहा है डॉक्टर साहब? हाइपरहाइड्रोसिस जो जनरली होता है, जेनेटिक कारण होते हैं इसके, और इसका कोई कारण ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारे जो हाइपरहाइड्रोसिस के पेशेंट्स रहते हैं उसमें हमको कोई कारण मिलते नहीं है, हम इसे जेनेटिक लेबल कर देते हैं। जनरली ये बचपन से चालू होते हैं, 4-5 साल की उम्र से आपको इसके असर दिखने लगते हैं और इसे जेनेटिक लेबल कर दिया जाता है। इसके जो उपचार होता है उसे किया जाता है। एक दूसरा कारण होता है सेकेंडरी कॉजेस, जिसमें अगर किसी को डायबिटीज है, किसी प्रकार की कोई बीमारी है, हाइपरथायराइडिज्म एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसमें नॉर्मल से ज़्यादा पसीना आता है। कई प्रकार के कैंसर होते हैं, कई प्रकार की मेडिसिन होती है जिसके चलने से भी आपको पसीना हद से ज़्यादा आता है। तो जब बड़े होने पर अगर कोई सडन हाइपरहाइड्रोसिस की कंप्लेन लेकर आता है तो उसके बहुत सारे जांच किए जाते हैं और उसका कारण पता किया जाता है। अगर वो कारण ट्रीटेबल है तो उसे ट्रीट कर दिया जाता है। लेकिन जो जेनेटिक कॉजेस रहते हैं उसमें पेशेंट की काउंसलिंग जो रहती है, उनका लाइफस्टाइल चेंज करने को बताया जाता है और कुछ मेडिसिन होती है जिसे काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, क्या स्ट्रेस भी एक वजह है अधिक पसीना आने की? आज के दौर में आप देखते हैं कि तनाव, चिंता इसका एक बड़ा कारण बन रही है। जो जेनेटिक कारण जो बता रहे हैं, जो बचपन से चालू होता है, उसमें देखा गया है एंग्जाइटी, टेंशन, तनाव एक बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे ही कोई तनाव वाली चीज़ आती है, एग्ज़ाम का टाइम आता है, इंटरव्यू का टाइम आता है, या जहाँ से भी आपको तनाव पैदा होता है, देखा जाता है कि शरीर बहुत ज़्यादा पसीना निकालने लगता है, खासकर अंडर आर्म्स में, पाम, सोल्स में। और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें एंग्जाइटी होती है, तनाव होता है और आपको पेन से लिखना भी होता है। उस समय देखा गया है कि लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि पेन से लिखते नहीं बनता है, जो नोटबुक रहता है वो स्याही से पूरा फैल जाता है। मतलब उन्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो अपना परफॉर्मेंस से पहले ही घबरा जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। स्पोर्ट्स वाले रहते हैं, कोई भी मैच खेलने जाएंगे, बहुत ज़्यादा अगर पसीना आ रहा है तो अपना बैट नहीं पकड़ पाएंगे, रैकेट नहीं पकड़ पाएंगे, उससे उनको बहुत ज़्यादा समस्या होने लगती है। तो कारण तनाव नो डाउट बहुत बड़ा होता है और इसके कारण प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। जी,
डॉक्टर साहब, ये भी कहा जा रहा है, कुछ जगह हम पढ़ रहे थे कि आपने एक तनाव और ये कारण तो बताया भी, कई बार अत्यधिक पसीना आना हार्ट अटैक जैसी समस्या का भी कारण बनता है। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? जी हाँ, कई प्रकार की जो बीमारियां जैसे बोली सडन अगर कार्डियक अरेस्ट हो रहा है या स्ट्रोक आ रहा है तो उस समय आपको अत्यधिक पसीना निकलेगा। अगर आपका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है तो उस समय भी अत्यधिक पसीना निकलना है। कई प्रकार आप दवाई लेते हैं, अगर मान लो आपको बुखार आ रहा है, आपने कोई बुखार की दवा ली, जब आपका बुखार उतरने लगता है तो देखा जाता है कि पसीना आपका बहुत ज्यादा, तो वो सब कारण को उस बीमारी से एसोसिएट करके फिर उसका उपचार बताया जाता है। बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिसे आप तुरंत डॉक्टर की सलाह से ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से बता रहे हैं उससे लग रहा है इस बीमारी का मौसम से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसा भी पढ़ा जा रहा है कहीं जगह कि ये रात में भी अक्सर इस तरह की फीलिंग होती है। मतलब रात में जब आप रिलैक्स्ड हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, तब भी आपको बॉडी से पसीना आ रहा है। ये कितना खतरनाक हो सकता है? अगर आपको रात को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो कुछ अंडरलाइंग बीमारी हो सकती है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या और कोई बीमारी है, टीबी की प्रॉब्लम में भी देखा गया है, HIV की प्रॉब्लम में भी देखा गया है, जहाँ पे नाइट स्वेटिंग होती है, तो अपने डॉक्टर से ये चीज़ अगर आप डिस्कस करते हैं और उसका पूरी तरह से जांच की जाती है तो उसका इलाज भी उस तरह से बताया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपसे ये भी समझना है कि हम इसके कारण पर तो बात कर ही रहे हैं, आपने जेनेटिक एक कारण बताया और कुछ बीमारियां जिनकी वजह से हो सकता है, लेकिन इसके इलाज पर मुझे लगता है कि बात जो है वो विस्तार से करनी चाहिए। और वो इसलिए भी क्योंकि एक तो ये एक सामान्य बीमारी है और एक खतरनाक स्थिति तक पहुंचने, एक तो ये कि आप पहले डॉक्टर के पास चले जाएं, उस बीच मतलब आपको ये समझ आ जाए कि मैं हाइपर हाइड्रोसिस का शिकार हूं या हूं, तो इस बीच ना बड़ा ये नाजुक जो वक्त है, इसमें आपसे समझना ये है डॉक्टर साहब कि इसका इलाज किन किन तरीकों से होता है। एक तो आपने बताया कि इसमें दवा खा सकते हैं, और किन किन स्टेज तक ये जा सकती है बीमारी? अगर आपको हाइपर हाइड्रोसिस की प्रॉब्लम है, अपने स्किन स्पेशलिस्ट से आप कंसल्ट करें और आपकी हिस्ट्री लेने के बाद, आपके ट्रिगरिंग फैक्टर को समझने के बाद आपके डॉक्टर आपको जो इलाज है उसके बारे में आपको बताएंगे। आपकी काउंसलिंग की जाएगी, आपका ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है, क्या चीज़ करने के बाद, किन चीज़ों के पहले आपको पसीना बहुत ज़्यादा आना लगता है, आपकी साइकोथेरेपी की जा सकती है। इन सब के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कुछ क्रीम्स होती हैं जिसे आप लगाते हैं, अंडर आर्म्स में लगाते हैं, अपने हाथ में, सोल्स में लगाते हैं, जिससे आपके काफ़ी हद तक वो कंट्रोल हो सकते हैं। कई प्रकार के इंजेक्शन्स आते हैं, बोटॉक्स का इंजेक्शन। बोटॉक्स जनरली लोग अपने झुर्रियों को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा इसके इलाज में भी देखा गया है कि बोटॉक्स का इंजेक्शन अगर आप अंडर आर्म्स में लगवाते हैं या पाम्स या सोल्स में लगवाते हैं, उसके काफ़ी हद तक इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और हाँ, ये थोड़ा कॉस्टली होता है और इसे हर 6 महीने साल भर में करवाना पड़ता है। तो बोटॉक्स एक ट्रीटमेंट होता है। कई प्रकार के वाइप्स आते हैं, जैसे आप बीच बीच में ज़्यादा पसीना आने पर चेहरे को या अंडर आर्म्स को, हाथ पैर को पोंछ सकते हैं, उसका असर काफ़ी देर तक रहता है, उससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। कई प्रकार की ओरल मेडिसिन दी जाती है, एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन बोलते हैं, जिसके कारण पसीना कम होता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब तक मेडिसिन लेंगे आपकी प्रॉब्लम ठीक रहती है, बंद करने पर वापस होने लगती है। और इसके कुछ सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे जाते हैं। जब वो पसीना कम करता है तो साथ में आपके मुंह में ड्राइनेस भी आने लगती है और कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, आंखों में भी ड्राइनेस, इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे जाते हैं। इसके कारण हम बहुत लंबे समय तक उसका उपयोग नहीं कर पाते। जी तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि एलोपैथी, इसके अलावा फिर दूसरी विधाओं में भी इसका इलाज है क्या? दूसरी विधा, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही जेनेटिक होती है तो कोई भी इलाज इसका परमानेंट नहीं होता है। अच्छा। एक सर्जरी होती है सिंपैथेटिक थोरेसेक्टोमी, जी। उसे अगर करने से आपके नस को हल्का सा काट दिया जाता है, उससे आपकी इसमें लंबे समय तक इसका फायदा देखने को मिलता है। लेकिन इसमें भी देखा गया है कि सर्जरी के बाद वो रिकर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो क्या कोई एक दो ऐसी नसें होती हैं जिनसे पसीना बनता है या आता है, या कई सारी रहती हैं? पसीने की जनरली जो ग्रंथि रहती है वो तो
उस लोकल उसमें रहती है, लेकिन उसको ट्रिगर करने वाले जो नर्व्स रहते हैं, जी। जब उसकी सप्लाई काट दी जाती है जी। तो जहां जहां आपको पसीना ज्यादा आता है वहां पर पसीना आना कम हो जाता है। तो जो सर्जरी की जाती है, चूंकि वो नस को काट दी जाती है, तो इसलिए जहां भी जैसे कि अंडर आर्म्स हो गया, पाम सोल, तो वहां पर आने कम हो जाते हैं। जी। ये सर्जरी कितनी पेनफुल होती है डॉक्टर साहब, और कितने दिनों तक आपको सर्जरी हॉस्पिटलाइज रहना पड़ सकता है क्या? सर्जरी, क्योंकि एक नर्व्स की सर्जरी होती है, उसे न्यूरो सर्जन्स ही करते हैं। जी। और ये सर्जरी कॉस्टली तो बहुत नहीं होती है, लेकिन एक एक्सपर्टीज की जरूरत रहती है। जी। इसमें जो लोग रेगुलर बेसिस पर ये सर्जरी करते हैं उनसे करवाना ही अच्छा रहता है। जी। तो डॉक्टर साहब, मतलब स्किन के जो डॉक्टर्स हैं वो सजेस्ट करते होंगे, और फिर हाँ, जब पेशेंट्स को हम अपनी तरफ से बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाने की दवा या खाने की दवा देने के बाद भी अगर मरीज को उपचार नहीं मिलता है, पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं, तो उन्हें सर्जरी एडवाइस की जाती है। जी। इस पूरी प्रोसेस में डॉक्टर सर कितना समय लगता है? मतलब प्रोसेस से मतलब मेरा कि इलाज, एक तो आपने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, उसके बाद यदि वो आपको सर्जन को कंसल्ट करने बोलते हैं, तो इस पूरे इलाज में, हाइपर हाइड्रोसिस के इलाज में प्रॉपरली यदि करें तो कितना वक्त लग जाता है? सबसे पहले तो इसका इलाज जो चालू होता है काउंसलिंग से, पेशेंट को समझाया जाता है कि ट्रिगरिंग फैक्टर से आप बचिए, जो भी चीज़ अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, किस समय आपको प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्या करने से, क्या कुछ खाने से आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उन चीज़ों को खुद से नोट करके रखें, वो चीज़ें अवॉइड करें। फिर हम इसमें जनरली माइल्ड केस रहते हैं तो लगाने की दवाइयाँ देती हैं, उससे भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। अगर उससे पेशेंट सेटिस्फाइड है, उसकी लाइफस्टाइल ठीक है, तो पेशेंट को बोलते हैं ये आप कंटिन्यू कीजिए। बोटॉक्स का इंजेक्शन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और हर 6 महीने 1 साल में इंजेक्शन लगवाने को तैयार हैं, तो उनके लिए तो ये रामबाण की तरह होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और इसमें किसी प्रकार की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। जी। और अगर इन सब के बाद भी पेशेंट को लगता है कि अब नहीं रहा जाता, तो फिर सर्जरी का उपचार के लिए न्यूरोलॉजिस्ट के पास हम भेज देते हैं। ये जो आपने बोटॉक्स के इंजेक्शन का आप सजेशन दे रहे हैं, ये क्या फिर हर 6 महीने में लाइफ टाइम लगवाना पड़ता है या इसकी कोई सीमा निर्धारित है? ये लाइफ टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन इसका असर वेरी करता है कितने दिनों तक रहेगा। जनरली ये 6 महीने से 1 साल तक इसका असर रहता है। उसके बाद चाहे तो आप रिपीट लगवा सकते हैं या फिर कुछ और वेट करके आप लगवा सकते हैं, या कभी कभी कुछ पर्टिकुलर, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्हें आर्मी में इस कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है, उन्हें नौकरी के लिए जाते हैं या किसी चीज़ के लिए, तो उस समय उन लोग इंजेक्शन लगवा लेते हैं। एक बार उनका एडमिशन हो जाता है या भर्ती हो जाती है, उसके बाद वो फिर लगवाना बंद कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनका एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम रहता है, उस समय वो लगवा लेते हैं, तो एग्ज़ाम उनका ख़त्म हो जाता है, वो प्रॉब्लम से फ्री हो जाते हैं, उसके बाद फिर कभी नहीं आते हैं। अच्छा, तो ऐसा है क्या कि मतलब ये बोटॉक्स का इंजेक्शन भी लगाते हैं तो कुछ उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, या फिर कुछ ऐसी दिक्कतें आ सकती है जो एक फॉर द टाइम बीइंग मतलब आपको थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है, ऐसा कुछ है क्या डॉक्टर सिंघानिया? बोटॉक्स का इंजेक्शन बहुत ही सेफ होता है, बस इसमें क्या, हाथ को आपके पूरे सुनने हैं। मान लो अगर हाथ में लगाना है तो उसमें लोकल क्रीम लगाई जाती है जिससे वो आपकी हथेली सुन्न हो जाती है। उसके बाद करीब 5 में 20 से 25 छोटे छोटे इंसुलिन वाले निडल से इंजेक्ट करते हैं। अच्छा। तो एक ये प्रक्रिया लंबी होती है, कई बार ये थोड़ी सी पेनफुल हो सकती है और कॉस्टली काफ़ी होता है। अगर आप दोनों हाथ का इंजेक्शन लगवाते हैं तो करीब वो 30,000 से 50,000 तक आपको पड़ता है, जिसका असर आपको 6 महीने से लेकर 1 साल तक रहता है। तो एक कॉस्ट फैक्टर भी रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बोटॉक्स का इंजेक्शन नहीं लगवा पाते। तो यदि सर्जरी कराते हैं तो फिर उसकी गारंटी है कि उसके बाद फिर नहीं होगा, चूंकि आप तो नर्व्स को ही अलग कर देते हैं, काट देते हैं। सर्जरी के बाद सबसे बड़े जो स्टडी देखी गई है उसमें ये देखा गया है कि रिकरेंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मान लो आपने सर्जरी करा ली, लेकिन उसके बाद भी वो प्रॉब्लम बनी रहती है या कुछ समय तक ठीक होती है, उसके बाद वापस आपके पाम सोल्स में वैसे ही पसीना आने लगते हैं जो आपको पहले थी। जी डॉक्टर साहब, हर किसी के लिए तो संभव नहीं है कि 50 से 60 हज़ार का बोटॉक्स वो हर 6 महीने में कराए। ऐसे में सर्जरी के बारे में भी जानना चाहे कि लगभग एक मोटा मोटा क्या खर्च इसमें आता होगा, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो अपडेट हों और मेंटली प्रिपेयर्ड भी हों यदि वो चाहते हैं तो। ये तो डिपेंड करता है आप कहाँ कराते हैं, कौन से हॉस्पिटल में कराते हैं, कंसल्टेंट कैसे हैं, और मेरे ख्याल से ये इंजेक्शन जो सर्जरी होती है वो 1.5-2 लाख से लेके 5-6 लाख तक हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत लोग मतलब मुझे, जैसे आपने शुरू में भी कहा कि पहले तो बताते नहीं हैं लोग, सामान्य समझते हैं, लेकिन जो घर में जो लोग रह रहे हैं उनको इस समस्या से इलाज एक तरफ निपटने के लिए किस तरह के प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है?
उन्हें Generally क्या क्या आप- करना चाहिए? क्या बार बार हाथ धोने चाहिए या किस तरह रहना चाहिए? अगर आपको हाइपरहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम है तो जैसे कि मैंने बताया, आपको जो चीज़ों से प्रॉब्लम होती है या पसीना आना तेज हो जाता है, उन चीज़ों से बचना चाहिए। आपको हमेशा अपने साथ में एक रुमाल या टॉवेल जैसी चीज़ रखनी चाहिए। कपड़े आपको ढीले पहनने चाहिए और ऐसे कपड़े पहने जो पसीने को एब्जॉर्ब कर ले। आप टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो पसीना ज़्यादा निकलने पर उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ प्रकार के एंटीपर्स्पिरेंट्स रोल ऑन आते हैं जिसे आप लगाएंगे तो उस समय के लिए टेम्परेरी वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। आप फ्रेग्रेंस वाले टेल्कम पाउडर इस्तेमाल, क्योंकि क्या होता है कि जब आपका पसीना ज़्यादा होता है तो कई बार उसमें बदबू भी आने लगती है, गंध आने लगती है जो आपको सोशली थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए आप फ्रेग्रेंस वाला आप रोल ऑन यूज़ कर सकते हैं या टेल्कम पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि आपको अगर पसीना ज़्यादा आता है तो स्किन की दूसरी प्रॉब्लम्स भी चालू हो सकती हैं। उसमें से बहुत कॉमन है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन, उसमें आपके चमड़े पर लाल लाल चट्टे जैसे निशान पड़ जाते हैं, खुजली होने लगती है। तो उसके लिए भी आपको अपने डॉक्टर से मिलके उसका उपचार करना चाहिए और वाइप जरूर करते रहें अपने अंडर आर्म्स को, या जहाँ पर भी ज़्यादा पसीना आ रहा है उसे बार बार वाइप करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक टॉवेल रखना चाहिए और रुमाल का इस्तेमाल करना। जी डॉक्टर साहब, यहाँ आपसे ये भी समझना है कि क्या आजकल बड़े सोशल मीडिया पे रील्स वायरल होती हैं और हर चीज़ के देसी इलाज बताए जाते हैं। आप तो एलोपैथी डॉक्टर हैं, स्किन के इतने बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन आप सजेस्ट करते हैं कि हाइपर हाइड्रोसिस के लिए घर में जो हमारे मसाले मौजूद होते हैं, कहते हैं उनमें बहुत गुण होते हैं, ऐसा खाएं, ऐसे रहें, जीरे का पानी पिएं और आपका पेट साफ रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वैसे ही ठीक रहेंगी। इसके अलावा कुछ कुछ लगा लें। हल्दी को एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर माना जाता है। तो डॉक्टर भरत सिंघानिया सजेस्ट करेंगे कि घर में किस तरह से इससे राहत पाई जा सकती है। इन सब चीज़ों का जो आप घरेलू उपचार बोले, देखा गया प्लेसिबो की तरह काम करता है। बहुत सारी बीमारी होती है, साइन सिम्टम्स होते हैं जिसे आप दवा के रूप में अगर खाते हैं, अगर एक मीठी गोली भी डॉक्टर आपको दे देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट देखा गया है, जिसे प्लेसिबो बोलते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें जो अगर घर में करते हैं, घर वाले बड़े बुजुर्ग अगर आपको देते हैं तो दवाई से ज़्यादा एक प्लेसिबो का इफेक्ट आता है जिसका कुछ असर तो होता ही है। तो इस्तेमाल करने में कोई हानि नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट ना रहें। अगर आपको लगता है प्रॉब्लम आपकी बरकरार रहती है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वही आपको सही ढंग से इसका उपचार बताएंगे और आपका भला कर सकते हैं। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि भाई गूगल से डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया से डॉक्टर बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए INH 24/7 हमेशा एक स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं और INH सेहत के ज़रिए हम आपको सही राय, सही सलाह आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसी क्रम में आज डॉक्टर भरत सिंघानिया हमारे साथ लगातार अपना कीमती समय साझा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हाइपर हाइड्रोसिस का संबंध क्या उम्र से भी है? मतलब एक उम्र के बाद ये स्वतः खत्म हो सकती है? जनरली जो जेनेटिक फैक्टर वाले बच्चों में चालू हो जाती, उम्र के साथ जो आपकी जो स्वेट ग्लैंड्स हों चाहे ऑयल ग्लैंड्स हों, ये थोड़ी सी डिस्ट्रॉय होने लगती, कम होने लगती। आप देखेंगे उम्र के हिसाब से खासकर 60 प्लस के लोगों में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है, पसीना कम आता है। तो नेचुरली जब आपका एजिंग प्रोसेस में आपकी जो ग्लैंड्स हैं कम होने लगती हैं तो जो स्वेटिंग की प्रॉब्लम है डेफिनेटली एक एज के बाद बुढ़ापे में जाकर वो कम होने लगती हैं। और साथ में अगर उसका इलाज का असर भी ज़्यादा होने लगेगा, जो आप इलाज पहले आपको कम करता था, एक एज के बाद उसका असर हो सकता है ज़्यादा करने लगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक सामान्य लोग भी जब पसीना आता है तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, सोशली भी, अपने निजी रिश्तों में भी, और खुद भी असहज हो जाते हैं। तो आपसे ये समझना है कि उसके लिए हमारी डाइट किस तरह से होनी चाहिए, किन चीज़ों को खान पान में ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए ताकि पसीना कम से कम आए। हालांकि कहते हैं कि पसीना आने से आपकी कई सारी बीमारियां बाहर आ जाती हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों से क्लियर करें। खाने पीने में तो हेल्दी फूड लीजिए, जो भी फ्रूट्स वगैरह जूस वगैरह लेते हैं जिससे कि आपका शरीर अच्छा रहे, कोई भी बीमारी आपकी कम होती है। स्पाइसी और हॉट फूड अगर आप कम लेते हैं तो अच्छा रहे। अल्कोहल का इस्तेमाल से आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बेवरेजेस जो सॉफ्ट ड्रिंक्स भी होते हैं जिसमें कैफीन रहते हैं, कई प्रकार के केमिकल्स रहते हैं, उसके कारण भी आपको पसीना ज़्यादा आता है। नॉन वेज खाने से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कई प्रकार के स्मेल वाली चीज़ रहती है जैसे कि गार्लिक, अनियन, या आप नॉन वेज खाते हैं जिसमें स्मेल रहता है, उससे भी पसीना ज़्यादा आता है। और उससे बड़ी बात यह है कि जब आपका जो पसीना आता है
तो जिस चीज़ में भी स्मेल होती है उस चीज़ को अगर खाते हैं तो पसीना भी आपका उस तरह का स्मेल करता है। अगर आप मछली खाते हैं तो जनरली आपके पसीने में एक मछली की गंध हो सकती है। तो उस तरह की जो चीज़ें रहती हैं जो गंध वाली रहती हैं उसे आप अवॉइड कर सकते हैं, जिससे पसीना भी कम आएगा और आएगा तो हो सकता है उतना वो बदबूदार ना हो। जी, तो इसका मतलब ये है कि अच्छा खान पान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका इफेक्ट तो हम सभी जानते हैं कि पूरे शरीर पर पड़ता है। डॉक्टर साहब, इसीलिए शायद कहते भी हैं कि खाना खाते वक्त कुछ लोगों को बहुत पसीना आता है, तो वो जी हाँ। यही कारण होता है उसका, चूंकि वो कुछ गर्म ऐसा ले रहे हैं जिसकी तासीर गर्म है। दरअसल खाना गर्म होना और खाने की तासीर गर्म होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जी हाँ, तो जिस तरह से आप घर में ही बोलते हैं तामसी खाना नहीं खाना चाहिए, अदरक प्याज लहसुन, तो इस जगह पे तो बिल्कुल फिट बैठती है। अगर इन चीज़ों से बचेंगे तो इसको आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो खाना जितना हल्का फुल्का रहेगा आप उतने स्वस्थ रहेंगे। और डॉक्टर साहब, टिप ऑफ द प्रोग्राम अपने इस कार्यक्रम को ख़त्म करते हुए आपसे ज़रूर लेंगे कि एक कोई बात आप ऐसी ज़रूर साझा करना चाहेंगे, या आपको लगता है कि ये मिथ है लोगों में, इसको ज़रूर आपको दूर करना चाहें INH 24/7 के इस विशेष कार्यक्रम INH सेहत के ज़रिए, तो वो क्या होगा डॉक्टर सिंघानिया? आजकल हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं गोरे होने की बहुत सारी क्रीम लगाते हैं चेहरे पर, जिसमें कि स्टेरॉइड होते हैं, जिसे लगाने पर आपका चेहरा चमकने लगता है और गोरा भी दिखने लगता है। तो मैं लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि कोई भी मार्केट में आप गोरेपन की क्रीम अपने से ना खरीदें। जनरली उन क्रीम्स में स्टेरॉइड होते हैं जो कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स करते हैं। आपके चेहरे पर पिंपल्स आने लगते हैं, चेहरे की लाल होने लगते हैं, चमड़ी पतली हो जाती है और लॉन्ग टर्म यूज़ करने पर आंखों पर भी दुष्प्रभाव होता है, कैटरेक्ट होता है, ग्लाकोमा होता है। तो मैं लोगों से आपके चैनल के थ्रू ये गुजारिश करूंगा, कोई भी गोरेपन की क्रीम या ग्लो करने वाली क्रीम अपने मन से मेडिकल स्टोर से खरीद के ना लगाएं। कोई भी आपको समस्या हो स्किन के, अपने स्किन स्पेशलिस्ट से ही कंसल्ट करें और उसके बताए हुए इलाज को फॉलो करें। वैसे तो सूरत को किसी भी लिहाज से दरकिनार और साइड में नहीं रखा जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी सूरत से पहले सीरत पर यदि आप काम करेंगे तो आपकी सूरत, वो जो सीरत अंदर खूबसूरत हो रही है, वो ग्लो, वो जो देखना चाहते हैं गोरापन, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, वो खुद ब खुद आएगा। मतलब आप निखर जाएंगे। एक अच्छी सी स्माइल के साथ लोगों के साथ मिलिए, इससे खूबसूरत चीज़ और कोई नहीं है। डॉक्टर सिंघानिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण सलाह देने के लिए। और इसी के साथ सेहत में मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन जारी है अपडेट का सिलसिला INH 24/7 पर। बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।